Good morning, student. Myself, Mrs. Babita of SS Department from JPS Academy. I hope all are fine at home. Yesterday, we have started chapter 4th, Understanding Law. In this chapter, we discuss about the definition of law, from where this word derived, and about the law कि do law apply all the people, क्या सभी के ऊपर है, why law are required, आवश्यकता क्यों है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 115. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इन एंशियंट टाइम लॉ वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. जो एंशियंट टाइम था उसमें जो कानून थे वो डिफरेंट पीपल के स्टेटस के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते थे. The law for the upper caste were not that harsh as they were for the lower caste. Harsh mean hard, कठोर, strict. कहता जो अपर कास्ट के लिए रूल थे वो इतने हार्श नहीं थे, इतने कठोर नहीं थे जितने कि लोअर कास्ट के लिए. सेम क्राइम होने पर भी लोअर कास्ट को पनिशमेंट ज़्यादा हार्ड मिलती थी कंपैरिजन किसके, अपर कास्ट के. During the British rule, the law were strict and harsh for the Indians. ब्रिटिश जब रूल था इंडिया में उस टाइम, उसके दौरान जो लॉ थे वो इंडियंस के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट, सख्त थे, हार्श थे, कठोर थे. एंड कंपैरेटिवली किसके, लेस फॉर द ब्रिटिश. किसके कंपैरेटिव, किसकी कंपैरिजन, किसकी तुलना में, ब्रिटिश. ब्रिटिश के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे, ठीक है, उनको ज़्यादा हार्ड फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जाती थी. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द एग्जाम्पल. आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो. और ब्रिटिश एक्ट किसके, कौन सा एग्जाम्पल है, ब्रिटिश एक्ट है. 1870 में ये एक्ट पास हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था. विच वॉज कॉल्ड, इस जो ये एक्ट है इसको क्या नाम दिया गया था, सेडिशन एक्ट. अब ये एक्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल. बिना ट्रायल के, बिना उसको इन्फॉर्मेशन दिए कि आपका क्या क्राइम है, अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करता है या प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्ट में विरोध करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था. आप उसको अरेस्ट कर सकते थे. उसको ट्रायल भी देने बताना, विदाउट एन ड्यू ट्रायल. ये नहीं है, जैसे ट्रायल का मीनिंग ये होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर उसको जो आपने अरेस्ट किया है उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है. भाई ये इसका रीज़न है, इस क्राइम में इसको अरेस्ट किया गया है. लेटर ऑन अंडर द रोल्ट एक्ट ऑफ 1913 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में ही पीपल इकट्ठे हुए थे ना, जहाँ पर जनरल डायर ने फायरिंग के ऑर्डर दे दिए थे, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई हो गए थे और थाउजेंड ऑफ पीपल जो कि इनोसेंट पीपल थे वो क्या हो गए थे, जख्मी हो गए थे, हर्ट हुए थे. एनी इंडियन कुड बी अरेस्ट अकॉर्डिंग टू रोल्ट एक्ट, कि आप किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकते हो. एंड वारंट कुड बी इशू, उसके अरेस्टेड के वारंट इशू जारी कर सकते हो अगेंस्ट सस्पेक्टेड इंडिविजुअल. सिर्फ सस्पेक्ट के बेस पर, संदेह के बेस पर, आपको सिर्फ ये लगता है कि हाँ इसने ये काम किया होगा, आपके पास कोई मतलब सॉलिड कोई प्रूफ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी सिर्फ संदेह के बेस पर आप उसको अरेस्ट कर सकते हो. द इंडियन नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज दिस लॉ. जो उस टाइम इंडियन जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, क्रिटिसाइज किए, इस लॉ की आलोचना की. दे बिगेन फाइटिंग फॉर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज लॉ एंड रूल दैट दे वर फोर्स टू ओबे. अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, इक्वालिटी के लिए ब्रिटिश के साथ लड़ना स्टार्ट किया, यानी कि फ़ाइट करना स्टार्ट कर दिया अपने अधिकारों के लिए. क्यों, क्योंकि वो वांट टू चेंज लॉ, वो उन कानूनों में चेंज करना चाहते थे जो कानून, जो रूल उनके द्वारा फोर्सफुली ओबे करवाए जाते थे, यानी कि उनकी पालना उनको फॉलो करवाया जाता था, जो वो अपनी मर्ज़ी से उन लोगों को फॉलो करना नहीं चाहते थे.
The 19th century Indians started using the legal system to fight with the Britisher. अब कहता है 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी जब आपका ये आ गया 2000 ये आ गया 19th सेंचुरी लिख रखा है इन्होंने, तो 19 मान लो 1947 आ गया या 1930 आ गया, तो इस टाइम पर उन्होंने ब्रिटिश के साथ लीगल तरीके से कानूनी रूप से लड़ना स्टार्ट कर दिया था। विद द एंड ऑफ कलोनियलिज्म, जब हम ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल थे उस टाइम इंडिया क्या था, ब्रिटिश का कलोनियल था, हम उनके अंडर कंट्रोल थे, सारा सिस्टम हमारे ऊपर जो राज करते थे वो ब्रिटिश करते थे। इंडिया स्टार्टेड अफ्रास बाय सेटिंग अप इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। जब हम उनसे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो हमने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, अपनी गवर्नमेंट बनाई, जिसके अकॉर्डिंग हमने न्यू सेटअप किया अपना पूरा सिस्टम, किसका, गवर्नमेंट का, कि हमने कैसे गवर्न करना, अपने देश को कैसे चलाना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द इंडियन विद द लॉ विच वर इक्वल टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो हमारा इंडियन भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने बिना किसी भेदभाव के सबके लिए इक्वालिटी के रूल बनाई, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये सेवाएं कर रहा है। अब भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी के बेस पर वर्क करता है, लॉ बना रहा है। पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट जो हमारी संसद है, जिसमें हमारे एमपी होते हैं, हम लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में सिलेक्टेड मेंबर होते हैं जो हमारे देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। लॉ कम इनटू एग्जिस्टेंस इन वेरियस वे। जो लॉ हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आते हैं। डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ। अब क्यों नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं हमारे संविधान में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो पहले इलिटरेट पर्सन ज़्यादा थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो हमारे कानून अलग थे, उस हिसाब से थे। ज़्यादा व्हीकल नहीं थे तो व्हीकल को लेकर इतने ज़्यादा वो नहीं थे, रोड के लिए लॉ नहीं थे। क्यों? क्योंकि व्हीकल ही नहीं थे, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। जैसे जैसे कंडीशन चेंज हो रही हैं, लोगों की, समाज की, सोसाइटी की जो है वो डिमांड है वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, और जो हमारे एमएलए एमपी हैं वो अपने एरिया के लोगों की जो डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, उनको पार्लियामेंट में रखते हैं, जिनके अकॉर्डिंग नए नए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। किसके लिए? पीपल की फैसिलिटीज़ के लिए। द डिमांड फॉर द लॉ कम टू द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में आती हैं, जैसे मैंने बताया हमारे एमपी एमएलए हैं जो हमारे एरिया के, वो अपने एरिया की जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, को लोगों की जो डिमांड्स हैं वो पार्लियामेंट में रखते हैं, और उसमें उसको पार्लियामेंट सोल्व करती है। लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करती है? उनके ऊपर रूल रेगुलेशन बनाकर, जिस तरह के कानून मतलब उस टाइम की जो कंडीशन है उन्हीं के अकॉर्डिंग लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए कानून बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया गर्ल्स वर नॉट गिवन एनी लीगल राइट टू ओन देयर फादर प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी शेयर वेंट टू देयर ब्रदर्स आफ्टर देयर फादर्स डेथ। कहता है जैसे एग्जांपल दे 2005 से पहले गर्ल्स को अपने फादर की जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसमें राइट नहीं था। आप 6th-7th में पढ़ के आए हो। बाद में जो सारी जो अगर फादर की डेथ हो जाती है, सारी प्रॉपर्टी किसके नाम चली जाती? भाई के नाम, यानी कि ब्रदर के नाम ही जाती। When the issue was raised that when the boy has the right to own his father's property, why should a girl be exempted? कहता है ये क्वेश्चन उठना शुरू हुआ कि लड़के को ही क्यों भाई फादर की सारी प्रॉपर्टी मिलती है, उसका अधिकार है, लड़की को क्यों छोड़ दिया जाता है? ठीक है, नहीं छोड़ना चाहिए ना। This inequality ended when a law was passed that the girls have an equal share in their father property and if they claimed। अब आप सबको पता होगा इस चीज़ का कि 6 में करके आए हैं 2000 हिंदू मैरिज एक्ट आया 2000 में पास हुआ, जिसमें गर्ल्स जो थी वो अगर वो क्लेम करती है कि मुझे अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर चाहिए, तो उसको उसका राइट है, उसको रिटर्न में लीगल रूप से कानूनी राइट मिला है
कि अगर लड़की अपने फादर, अगर प्रॉपर्टी है एक पर्सन की, तो उसमें सभी का इक्वल शेयर है, उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का, ठीक है, जितने घर के मेंबर हैं उसकी वाइफ और बच्चे, उनको प्रॉपर्टी इक्वल शेयर होगी। दिस वॉज डन बाय द अमेंडमेंट, ये एक्ट पास हुआ 2005 में, हिंदू सेक्शन मैरिज एक्ट। आई होप you understand the topic. If you have any problem, you can take your doubt in doubt class. Thanks. Have a nice day.